हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता के करता हूं। फैक्ट ये है कि सेबी के अनुसार भारत में करीब करीब 1500 म्यूचुअल फंड्स हैं। अब आप म्यूचुअल फंड्स पिक करने जाओगे तो आपका सिर दुख जाएगा कि मैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं चाहे ना करूं। मैंने जो म्यूचुअल फंड पिक करा है उसमें मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, वो अच्छा म्यूचुअल फंड है, खराब म्यूचुअल फंड है, ये वो दुनिया भर की बातों से आप परेशान हो जाओगे। आप सोचोगे इससे अच्छा तो मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता। अगर आप अग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो शूट करता हूं जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कि आप अपनी जरूरत के अनुसार कैसे म्यूचुअल फंड्स पिक कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक स्प्रेडशीट तैयार करी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों में दे दिया है। आप उस स्प्रेडशीट को आराम से फ्री में डाउनलोड कर लो एंड मैं आपको उस स्प्रेडशीट को यूज करना भी बता दूंगा। उस स्प्रेडशीट पे मैंने काफी सारे फिल्टर्स यूज करे हैं और उन फिल्टर्स को आप यूज करते हुए अपनी जरूरत के हिसाब से अपने तरीके से म्यूचुअल फंड्स पिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप या फिर इक्विटी, डेट रिलेटेड जैसे भी म्यूचुअल फंड्स पिक करने हैं आप उस स्प्रेडशीट के हिसाब से आराम से कर सकते हो। मैं आपको स्प्रेडशीट को यूज करना भी बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरा मुद्दा, मैं अपने हिसाब से आपको 3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, उसका मैं आपको एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। इससे आप सिर्फ फ्रेमवर्क सीखिएगा एनालिसिस करने का। एक बार आपको वो फ्रेमवर्क समझ में आ जाए तो आप स्प्रेडशीट पे जाइए और अपनी समझ के हिसाब से अपने अनुसार म्यूचुअल फंड्स पिक करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको बता देता हूं क्योंकि कई सारे दर्शक एकदम नए होंगे, उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। तो एक बहुत छोटी सी रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक में अंतर पता होना चाहिए। तो स्टॉक से शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप जाके आईटीसी का स्टॉक खरीद लो या हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक खरीद लो तो आप क्या खरीद रहे हो? आप डायरेक्टली कंपनी में बिजनेस ओनरशिप परचेज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आईटीसी के सिर्फ 100 शेयर हैं, जस्ट 100 शेयर, और आप जाके बाजार से एक शेयर खरीद लेते हो तो आपकी हिस्सेदारी कितनी हो गई कंपनी में? 1%, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 100 1%, तो ये आपकी हिस्सेदारी हो गई आईटीसी में। मतलब कि आप 1% बिजनेस के मालिक हो चुके हो जिसका नाम है आईटीसी। अब आप बोलोगे कि मैं बाजार से जाके कैसे खरीद लेता हूं? तो बाजार से खरीदने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। आप अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा से और दुनिया भर की कंपनीज होती हैं उनसे जाके आप खुलवा सकते हो, या डायरेक्टली बैंक के साथ बात करके डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुला सकते हो। तो वो एक तरीके का बाजार हो गया। एनएससी बीएससी ये बाजार चलाता है और जीरोधा अपस्टॉक्स टाइप की कंपनी के थ्रू आप उस बाजार से जाके ये डिफरेंट स्टॉक्स खरीद सकते हो। तो ये तो हो गया स्टॉक्स खरीदने वाली बात। और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स कुछ नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ब्रीफकेस है, ये एक सूटकेस है, उसमें आपने 3 स्टॉक्स डाल दिए, आईटीसी डाल दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर डाल दिया और एचडीएफसी बैंक डाल दिया। तो इन 3 स्टॉक्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं होता। म्यूचुअल फंड सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है। एंड इस म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कौन करता है? जनरली कोई फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करेगा। आप क्या करते हो? मान लीजिए आपकी सैलरी आती है 50,000 रुपए की, आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए अलग निकाल के रख देते हो और आप एसआईपी कर देते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जाके अपने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड मैनेजर को पकड़ा दिए और आपने बोला भाई तू जाके बाजार से स्टॉक्स खरीद ले और इस ब्रीफकेस में डाल दे, तो वो बन गया म्यूचुअल फंड। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर होता है। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ कि अगर आप किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड खरीदें, जैसे कि आप मान लीजिए आपने खरीदा एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, तो उसमें आपको एक डायरेक्ट प्लान भी मिलेगा और एक रेगुलर प्लान भी मिलेगा। तो कृपया करके आप अपना पैसा डायरेक्ट प्लान में लगाएं, रेगुलर प्लान में ना लगाएं। क्यों? क्योंकि कमीशंस रेगुलर प्लान में ज्यादा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में बीच में एजेंट नहीं होता। जैसे कि कई सारे म्यूचुअल फंड एजेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब आप हमसे खरीद लो, हम आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। वो इतनी सलाह वाला नहीं देते, बेसिकली उनका सिर्फ कमीशन बन जाता है और वो आपको एक प्लान बेच देते हैं किसी म्यूचुअल फंड का जिसको बोलते हैं रेगुलर प्लान। तो आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिंपल जाके क्या खरीदना है? डायरेक्ट प्लान खरीदना है जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इंटरेस्टेड हो निवेश करने के लिए। मैं भी आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा। अब चलते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। नाना प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड होते हैं कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपका सिर दुख जाएगा। करीब करीब 40-45 कैटेगराइजेशन दी हुई है सेबी ने। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कैटेगराइजेशंस बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है? वो कंपनी के साइज पे निर्भर करता है। जैसे कि अमृतांजन आपने सुना होगा, एक एफएमसीजी कंपनी है। अगर उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर निवेश कर रहा है तो हो सकता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चला रहा हो। सिमिलरली कंपनी के अलग अलग कैटेगराइजेशंस होते हैं। ये तो हो गया पहला बाइफर्केशन, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब दूसरा बाइफर्केशन होता है डेट वर्सेस इक्विटी। डेट का मतलब होता है लोन लेना।
तो कई सारी तरीके की डेट होती हैं, जैसे सरकार की डेट होती है, कॉर्पोरेट्स डेट उठाते हैं मार्केट से। सो अगर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर ने एक ब्रीफकेस बनाया और उसमें एसेट क्या पड़ा हुआ है, उसमें आईटीसी एचयूएल की डेट पड़ी हुई है या लोन पड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। सिमिलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है स्टॉक्स। सो इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक, और अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ब्रीफकेस बनाया और उसमें आईटीसी एचयूएल रिलायंस का स्टॉक डाल दिया तो वो हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड। सिमिलरली अगर आपने इक्विटी और डेट को कंबाइन कर दिया तो उसको एक नया नाम दे दिया जिससे कि आप और परेशान हो जाओ, और उसको बोल दिया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कृपया करके परेशान ना हो, चीजें धीरे धीरे सीखते रहें, आपको ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा करके समझ में आने लगेंगी। अब चलते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ कि कई बार बोला ये जाता है कि यार म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो, बहुत रिटर्न बन जाएगा। धोनी जी दिख जाते हैं, कभी कभी जसप्रीत बुमराह जी दिख जाते हैं जो म्यूचुअल फंड की पढ़ाई करते हैं। ठीक ठाक इंडस्ट्री है, ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अच्छी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। लेकिन एक बात जो ज्यादा बोली नहीं जाती वो ये नहीं बोली जाती कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड खरीदा और उसमें रिटर्न्स बन रहे थे 15% 20% पिछले 3-4 सालों में। आपके पास कोई बंदा आया, उसने दिखाया कि भाई साहब इसमें निवेश कर दो, आपकी तगड़ी रकम बन जाएगी। आपने सोचा कि हाँ यार 15% बन रहे हैं, मेरे तो एफडी में 6 ही बनते हैं, तो मैं कर देता हूँ। तो आपने कर दिया, आपका रिटर्न अगले साल से बना नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट। जो किसी भी फंड ने या स्टॉक ने पिछली परफॉर्मेंस दी है वो गारंटी नहीं है कि आगे चल के वही परफॉर्मेंस रिपीट करी जाए। और कई बार होता ही है कि हमें अपनी ड्यूरेशन का भी पता नहीं होता। जैसे कि यूजुअली कहा यह जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना यह चाहिए कि एटलीस्ट 2-3 सालों तक शांत बैठे रहना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। तो आपको ड्यूरेशन वाइज भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट के हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कृपया आप म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ लें। आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म में निवेश के लिए अच्छे होते हैं। कई म्यूचुअल फंड्स आपको कैटेगोरिकली बताते हैं कि भाई साहब अगर आप हमारे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो कृपया करके 2-3 सालों तक तो मत निकालना। तो ये सब बातें आप ध्यान से पढ़ लें। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां पे मैं आपको स्प्रेडशीट यूज करना बता देता हूं, और फाइनली फिर हम डिस्कस कर लेंगे कुछ एग्जांपल से कि किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस करना चाहिए। तो ये रही स्प्रेडशीट आपके सामने, एंड इसमें आपको करना ये है कि आपको जाना है यहाँ पे और एक फिल्टर दबाना है। तो जैसे आप फिल्टर दबाओगे ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। आप फिल्टर लगाए रखें और आप कैटेगराइजेशन किस हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको 1 ईयर पे जाना है और यहाँ पे जो फिल्टर टैब दिख रही है यहाँ पे आप जाइए। ये हो गया छोटे से बड़ा, तो आपने इस तरीके से कैटेगराइजेशन कर लिया। अगर आपको बहुत अच्छे रिटर्न वाले चाहिए तो आप बड़े से छोटा करिए, तो आपको इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। अब आप मान लीजिए आपका होराइजन 5 साल का है तो सिमिलर एनालिसिस आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन से रिटर्न्स अच्छा दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं। सिमिलरली 3 साल का है तो आप वो देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपको बता दूं, वो है एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि भाई साहब आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, आप तो जाके हमें एसआईपी दे देते हो अपनी, हमारा सिरदर्द बन जाता है कि हम जाके स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, फिर आप बोलते हो कि हमारा तो रिटर्न नहीं बना। तो उसके लिए क्या करता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, उसको भी अपनी कमाई करनी होती है, तो वो आपसे कुछ पैसा चार्ज करता है कमीशन के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि यूटीआई बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 1.29। तो अगर आपने 100 रुपए लगाया इस फंड में तो 1.29% तो आपका एक्सपेंस रेशियो ही बन गया। तो आपको हर साल 1.29 रुपीज तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को देना पड़ेगा, चाहे म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करे चाहे बुरा परफॉर्म करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल फंड मैनेजर का तो पैसा बनेगा। तो मोटी मोटी बात ये आती है कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं डालना चाहिए जिसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। मैं 1-2 पॉइंट्स आपको और बता दूं, जैसे कि मैं प्राइमरीली जो है वो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं। तो इंडेक्स हो गया निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स, इसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं। इस पे आप चाहोगे तो मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। वो मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो लीस्ट होता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स पे जाओ या फिर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पे जाओ, हाइब्रिड क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं थोड़ी देर पहले, तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लो। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आपसे पैसा ज्यादा लेते हैं। सिमिलरली अगर सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो यूजुअली उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा हो, लेकिन अधिकतर ज्यादा होता है अगर आप सेक्टोरल में या फिर हाइब्रिड में जा रहे हो तो। सिमिलरली आपको यहाँ पे रिस्क और रिटर्न कैटेगराइजेशन भी मिल जाएगा। रिस्क और रिटर्न का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिस्क जो असेस करी गई है वो इस हिसाब से करी गई है कि जैसे मान लीजिए मार्केट रिस्क होती है, तो मार्केट रिस्क का मतलब कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स जिसको अपन मार्केट बोलते हैं,
आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि यार आज तो मार्केट गिर गया, सब बर्बाद हो गई, ये वो, या फिर आज मार्केट ने छलांग लगा दी और बाउंड्री वॉल कूद गया। तो ये छलांग लगाना या फिर गिरने का मतलब क्या होता है और कौन लगा रहा होता है ये छलांग? तो बेसिकली एक बेस लाइन होती है जिसको बोलते हैं निफ्टी या फिर सेंसेक्स, इसको बोला जाता है मार्केट। तो ये जो रिस्क कंपैरिजन हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का, वो किसके हिसाब से हो रहा है? वो हो रहा है मार्केट के हिसाब से, कि ये मार्केट से ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है कि कम रिस्की म्यूचुअल फंड है, और इसका रिटर्न मार्केट से यूजुअली ज्यादा है कि कम है। इसको बोलते हैं हम बीटा और अल्फा का कॉन्सेप्ट। वो भी मैं आपको अलग वीडियो बना के बता दूंगा। और ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दी है, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी है। इसको समझने के लिए आपको बीटा का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैटेगराइजेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स को स्काउट करना है, कैसे स्कैन करना है, कैसे रिस्क असेस करनी है, कैसे रिवॉर्ड असेस करना है। एक फाइनल मुद्दा वो ये है नाम का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखोगे तो कई बार आपको मिलेगा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से आपको क्या समझ में आता है? आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि भाई साहब या बहन जी, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म एसेट्स में पैसा डाला जाता है। सिमिलरली आपको कई बार मिलेगा जैसे नाम BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ये हो गया इंडेक्स फंड। सेंसेक्स क्या होता है? मार्केट, जो छलांग लगा देता है या गिर जाता है। और कई बार आप देखोगे कि इक्विटी फंड। सो इक्विटी फंड का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सिमिलरली अगर आप कैटेगराइजेशंस पढ़ोगे तो आपको नाम से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 मिनट आपको लगाने पड़ेंगे समझने के लिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोटी मोटी ये एक्सेल स्प्रेडशीट समझ में आ गई होगी और यूज कैसे करना है ये भी समझ आ गया होगा। अब फाइनली बढ़ते हैं 3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स की तरफ। उसका एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको करके भी बता दूंगा। और एक नोट मैं और दे देता हूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए मैं 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहा हूं और आप वो पैरामीटर समझें। मैं खुद अपना पैसा इनमें नहीं लगा रहा हूं। क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि मैं मेजरली स्टॉक्स में डायरेक्टली करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पैसा करता नहीं हूं, और जो भी करता हूं वो मैं इंडेक्स फंड के थ्रू करता हूं। तो इंडेक्स फंड पे अलग वीडियो बनेगी। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी इन्वेस्ट करना चाहते हो रेगुलर अमाउंट में और आप म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी कर रहे हो, तो मैं आपको 3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी बता देता हूं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये मुझे अच्छा क्यों लगता है तो मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। पहली चीज तो ये कि इसमें इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन दिया हुआ है। आप यहां पे जाके टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स देख सकते हो बहुत आराम से मनी कंट्रोल पे। एंड यहां पे आपको दिखेंगी कुछ कुछ कंपनियां, जैसे कि अल्फाबेट हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके अलावा अमेजॉन हो गया, और इंडिया की भी दिग्गज कंपनियां हो गई। तो अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड है उस हिसाब से। इसके अलावा अगर आप क्वालिटी ऑफ एसेट्स देखो तो ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, ये काफी अच्छी कंपनियां हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उस हिसाब से। तीसरा पॉइंट हो गया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, कि इसमें आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 27 हैं। 29 एक स्टेटिस्टिकली प्रूवन नंबर है जो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देता है। तो इन्हें डाइवर्सिफाई काफी अच्छी तरीके से कर रखा है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इस म्यूचुअल फंड को लेके। एंड फाइनली ये एक थोड़ा सा लो रिस्क इन्वेस्टमेंट लग रहा है, क्योंकि एक तो वो बड़ी कंपनियों के साथ डील करता है, उसकी अच्छी पोजीशन बनी हुई है, प्लस ये ग्रोथ भी देता है। अब चलिए रिटर्न्स की बात करते हैं इस फंड के। तो आप क्या देखोगे कि अगर आप 1 वीक रिटर्न, 1 मंथ और डिफरेंट टाइम होराइजन में इसका रिटर्न कंपेयर करो पराग पारेख का अपनी क्लास, इन क्लास परफॉर्मेंस से, अपने पियर्स से। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड से, तो आपको यूजुअली ये पता चलेगा कि यार 1 मंथ परफॉर्मेंस भी इसने अच्छी दी है, 6 मंथ भी ठीक ही ठाक दी है, थोड़ी सी नीचे गई यहाँ पे, राइट। 3 ईयर्स के बारे में इतनी अच्छी नहीं दी है, लेकिन 5 ईयर में इसने अच्छी दी है। तो यूजुअली अगर आपका होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा ज्यादा है तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड है उस सेंस से। ये चीज 7 ईयर में भी प्रूव होती है, ये चीज 10 ईयर में भी प्रूव होती है। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट से इतना अच्छा नहीं है। तो डिपेंडिंग आप क्या चाहते हो अपनी म्यूचुअल फंड निवेश से, आप पिक कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके के म्यूचुअल फंड की, जिसको बोलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। सो यहाँ पे मुझे एक्सेस मिड कैप अच्छा लगा, और क्यों लगा उसका पहले अपन समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट से, कि एक्सेस मिड कैप म्यूचुअल फंड बना किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट से है, फिर मैं रिटर्न के बारे में बात करूंगा। तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉप 10 ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे ICICI बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बाटा हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिड एंड लार्ज कैप है, लेकिन मोस्टली टुवर्ड्स मिड कैप है। एंड क्या देख सकते हो, बाटा अच्छी कंपनी है, सुपर मार्ट्स, डी मार्ट काफी अच्छी कंपनी है, टाटा एलेक्सी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो ओवरऑल अच्छा डिसेंट पोर्टफोलियो दिख रहा है। जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि इन्होंने कुछ अच्छी कंपनियां पिक कर रखी हैं अपने टॉप 10 होल्डिंग में, और बाकी जो कंपनियां पिक कर रखी हैं वो काफी छोटे छोटे अमाउंट में पिक कर रखी हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इस पोर्टफोलियो में है वो है 64, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है। तो मेरी यहाँ पे समझ ये है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होंगे वो काफी तेजी से चर्न कर रहे होंगे, खरीद बेच रहे होंगे। अगर आपको ये इन्वेस्टिंग स्टाइल अच्छा नहीं लगता तो कृपया करके मत करिएगा इन्वेस्ट। अगर आपको ये चीज सेंसिबल लगती है तो आप इसमें कर सकते हैं। फाइनली
मैं आपको इसकी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस मिड कैप, अगर अपन इसको बाकी मिड कैप से कंपेयर करें तो 3 मंथ परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बेटर रही है, 6 मंथ भी अच्छी रही है, 1 ईयर भी खराब रही है थोड़ी सी, 3 ईयर खराब रही है, 5 ईयर ठीक रही है, 7 ईयर काफ़ी बेहतर रही है, 10 ईयर बेहतर रही है। तो क्या समझ आता है कि अच्छा ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइप का फंड है, एंड बाकी नेट इसने ठीक ही करा है कंपेयर टू जो इंडस्ट्री एवरेज है इसका मिड कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। अब तीसरी और फाइनल बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप की। ये स्मॉल कैप फंड है तो ये एक अलग तरीके का म्यूचुअल फंड हो गया। मैं तीनों डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड पकड़ के आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली अभी हो ये रहा है कि मार्केट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी स्मॉल कैप और मिड कैप ने काफी रनअप नहीं दिया है, तो जो दूसरा और तीसरे नंबर का म्यूचुअल फंड है वो इस समय काफी अच्छा है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन मेरी पुश नहीं है कि आप जाके निवेश करो इनमें, आप स्टडी कर लेना, लेकिन अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा सेंसिबल है। आप डायरेक्ट इक्विटीज अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली कंसिडर करना, क्योंकि आपका रिटर्न बनने की संभावना काफी बढ़ जाएगी, तो आप मौका मिस मत करिएगा। तो मैं आपको फटाफट इसके रिटर्न्स बता देता हूं। अगर आप इसका 1 ईयर परफॉर्मेंस देखें निफ्टी के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा दिया है, 2 ईयर बहुत अच्छा दिया है, 5 ईयर बहुत अच्छा दिया है। आप बोलोगे कि यार ये तो मैंने विनर पकड़ लिया, तो मैं अपना घर बार बेच के स्कूटर गाड़ी बेच के एसबीआई का हो जाऊंगा। नहीं, कृपया करके ऐसी गलती मत करिएगा। ये जानबूझ के मैंने आपको गलत डेटा दिखाया है, सिंपली बिकॉज यहाँ पे आप क्या कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो स्मॉल कैप का रिटर्न निफ्टी क्या होता है, निफ्टी होता है टॉप 50 स्टॉक्स भारत के, उससे आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हो। मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूँ। पहली चॉइस कि आप घर से काम करो, आपको दिन का 2000 रुपए मिलेगा। दूसरा कि आप भाई मेट्रो पकड़ के 50 किलोमीटर आओ और आपको दिन का 2000 रुपए मिलेगा। तो आप कौन सी चॉइस पिक करोगे? मोस्ट लाइकली आप चॉइस 1 ही पिक करोगे, क्योंकि वहां पे भी 2000 मिल रहे थे, यहाँ पे भी 2000 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेजेस हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी 50 क्या होता है, वो थोड़े से सेफ स्टॉक्स होते हैं। तो आप सेफ स्टॉक्स का रिटर्न रिस्की स्टॉक्स जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उससे नहीं कर सकते। लेकिन हम ये समझते हैं कि क्या एसबीआई स्मॉल कैप अपने आप में अच्छा म्यूचुअल फंड है, अपनी कैटेगरी में अच्छा म्यूचुअल फंड है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप विद इन सेक्टर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 1 मंथ में अच्छा रिटर्न है, 3 में अच्छा है, बेहतर है, 6 में भी बेहतर है, 1 ईयर में भी बेहतर है, 3 में भी बेहतर है, एंड 5 ईयर में भी बेहतर है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनली बात करते हैं कि अगर आपको 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालने हैं तो आपको कैसे डालने चाहिए। तो पहली चीज आपको एसआईपी के माध्यम से डालने चाहिए। एसआईपी का मतलब कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहें। कृपया करके मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। दूसरी चीज कि आप एक्सेल स्प्रेडशीट जो मैंने आपको दी है उसके हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स पिक कर लें। अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स को उस हिसाब से पकड़ें। तीसरी और फाइनल चीज, कृपया करके आप धीरे धीरे करके डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना सीखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। आपके रिटर्न्स बनने की संभावना भी ज्यादा होती है, प्रोवाइडेड आप स्टडी करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप खुद से ही काफी अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तो म्यूचुअल फंड काफी अच्छा ऑप्शन है। आप उसके थ्रू करते रहें, रेगुलर फॉर्म में करें, अपनी एसआईपी स्टॉप ना करें। इनफैक्ट अगर मार्केट गिरता है तो ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के साथ भी शेयर करिएगा। मैं आपसे जल्दी अगले वीडियो पे मिलता हूं।